नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और राजपथ की शुरुआत करते हैं। अतीक अहमद और अशरफ के आतंक और दहशत की कहानियों की फहरिस्त लंबी है। अतीक की जिंदगी के काले पन्नों में मदरसा कांड भी दर्ज है। आज से 16 साल पहले जनवरी का महीना, तारीख 17 और साल था 2007। गद्दी बिरादरी के लोगों के घरों से घिरी बस्ती में एक मदरसा था। इसी मदरसे में गरीब घरों की बच्चियां पढ़ती थी। उनके रहने के लिए यहां हॉस्टल था। इसी हॉस्टल में देर रात 5 गुंडे बंदूकों के साथ आते हैं। लड़कियों के नकाब उतरवाए जाते हैं और 2 नाबालिग बच्चियों को लेकर चले जाते हैं। उनके साथ बारी बारी से रेप होता है। इस मामले में अतीक अहमद के लोगों पर ही आरोप लगा था, लेकिन अतीक के दबाव में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। क्या थी मदरसा कांड की पूरी काली कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। सत्रह जनवरी 2007 की वो काली रात। जब सिहर उठा था पूरा इलाहाबाद। वो कांड जिसने कर दिया था मुलायम सिंह को सत्ता से बेदखल। वो कांड जिसके बाद अतीक नहीं जीता कोई चुनाव। करेली के बाहरी इलाके में था एक मदरसा। उसी मदरसे में देर रात हुई थी दस्तक। मदरसे में रहती थीं सिर्फ नाबालिग लड़कियां। बंदूक पिस्टल लेकर घुसते हैं गुंडे। लड़कियों को दी जाती है जान से मारने की धमकी। हर लड़की के चेहरे से उतरवाते हैं नकाब। इतिहास की तारीखें गवाह हैं कि 17 जनवरी 2007 की रात प्रयागराज के महमूदाबाद इलाके में क्या कुछ हुआ। वो रात आज भी काले पन्नों में दर्ज है। उस रात महमूदाबाद इलाके में मदरसे के अंदर बने हॉस्टल में रहने वाली 2 नाबालिग लड़कियों को ये गुंडे उठा ले गए। देर रात हॉस्टल के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुलने पर 5 लोग बंदूक के साथ थे। लड़कियों के चेहरे से नकाब उतरवाए गए। बंदूकधारी दरिंदों ने 2 नाबालिग लड़कियों को उठाया और अपने साथ नदी किनारे ले गए। बारी बारी से इन 5 लोगों ने लड़कियों के साथ हैवानियत की। उनकी आबरू को लूटा गया। सुबह दोनों लड़कियां लहूलुहान हालत में मदरसे के बाहर मिली। इस घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। उस वक्त की सपा की सरकार बैकफुट पर आ गई। अगले दिन इस शर्मनाक कांड को छिपाने की पुरजोर कोशिशें की गईं। पुलिस ने सिर्फ छेड़खानी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और 5 रिक्शे वालों और 1 दर्जी का काम करने वाले को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। लेकिन घटना सुर्खियों में आने के बाद 2 दिन के बाद गैंगरेप सहित संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। 5 दरिंदे उसी जाति से आते थे जिस जाति का अतीक था, यानी गद्दी बिरादरी। हर कोई जान रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन अतीक अहमद की दहशत के आगे बोलने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। मदरसा इलाहाबाद के एक मौलाना का था, जिनका तबलीग में अच्छा खासा असर था। इलाके के सभी मदरसा संचालक और मौलाना ने इस कांड को लेकर पालकी मैरिज हॉल में एक बैठक की। इस बैठक के बारे में सुनकर सांसद अतीक अहमद भी वहां पहुंच गया। सारे उलेमा और मदरसा संचालकों ने अतीक अहमद को बहुत बुरा भला कहा और उससे करेली के एसओ को ट्रांसफर कराने की मांग की। जिसके बाद सांसद अतीक अहमद गुस्से में लाल हो गया और उसने उनकी मांग को ठुकरा दिया और कहा कि जिसको जो करना है वो कर ले। एसओ राजेश सिंह मेरा भाई है, वो नहीं हटेगा। और इस बैठक से अतीक अहमद तमतमाते हुए चला गया। अतीक अहमद के इस रवैये ने पूरे इलाके में मदरसा कांड को लेकर अतीक और अशरफ पर संदेह को और गहरा कर दिया। जिन लोगों को इस आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन्हें बाद में अदालत से राहत मिल गई।
उन लोगों ने पुलिस पर फंसाने का आरोप लगाते हुए घटना में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। जब इस मामले ने तूल पकड़ा और एसओ राजेश सिंह और अतीक के बीच सांठ-गांठ की खबरों के बीच तत्कालीन एसएसपी बीडी पॉल्सन ने एसओ राजेश सिंह को सस्पेंड कर दिया। राजेश पर आरोप था कि गैंगरेप की सूचना होने के बावजूद उन्होंने पहली एफआईआर सिर्फ छेड़खानी की दर्ज की। 2007 विधानसभा चुनाव होने की घोषणा होने ही वाली थी और इसी बीच मदरसे में मायावती आईं। उन्होंने घोषणा की कि आने वाले चुनाव में अगर सरकार बनी तो मदरसा कांड की सीबीआई जांच होगी। भारी दबाव के बीच सपा की सरकार ने अपने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अहमद हसन को मदरसे भेजा, जहां उन्होंने पीड़ितों को 5-5 लाख मुआवजा देने की कोशिश की, लेकिन अतीक अहमद की मौजूदगी में जनता ने इसका भारी विरोध किया और पीड़ितों के परिजनों ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। अहमद हसन को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इस घटना के बाद फिर कभी अतीक अहमद के परिवार का कोई भी शख्स और अतीक अहमद खुद कोई चुनाव नहीं जीत सका। इलाके के लोग बताते हैं कि अतीक अहमद को उन दोनों नाबालिग लड़कियों की आह लग गई। 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो मदरसा कांड की सीबीआई जांच शुरू की गई, लेकिन कुछ वक्त के बाद सीबीआई ने इस घटना को अपने स्तर का न मानते हुए जांच बंद कर दी। मायावती सरकार के निर्देश पर अतीक अहमद और अशरफ पर राजू पाल हत्याकांड और मदरसा कांड को लेकर कार्रवाई शुरू हुई। स्पेशल टास्क फोर्स के तत्कालीन आईजी ने अतीक अहमद के ड्रीम प्रोजेक्ट अलीना और अहमद सिटी की जांच करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए और उन प्रोजेक्ट्स में बने भवनों को ध्वस्त कर दिया गया। राजू पाल की हत्या के बाद पहली बार 31 दिसंबर 2008 को सांसद अतीक अहमद को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने प्रीतमपुरा के गालिब अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक और आरोपी और अतीक अहमद के भाई अशरफ को लगभग 2.5 साल की फरारी के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कौशाम्बी से गिरफ्तार किया। तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में आज भी ये कांड लोगों के जहन में जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, चकिया के दफ्तर में जो खून के धब्बे मिले थे, एफएसएल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यह खून इंसान का है। तो शाइस्ता के हवाला कनेक्शन का भी खुलासा हुआ। इसी साल यानी 2023 के जनवरी महीने में ही शाइस्ता ने हवाला के पैसे का कारोबार किया, जिसमें सौलत हनीफ भी शामिल था। तो उमेश मर्डर की प्लानिंग में असद के साथ साथ लखनऊ जेल में बंद उमर भी शामिल था। यह रिपोर्ट देखिए और पूरी की पूरी कहानी समझिए। उमेश मर्डर की प्लानिंग में उमर भी शामिल। जेल में उमर से मिला था असद। शाइस्ता संभालती थी काला कारोबार। हवाला का पैसा था लेडी जॉन के हवाले। 50,000 की इनामी फरार लेडी डॉन शाइस्ता परवीन ही अतीक के पूरे गैंग को लीड करती थी। अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद से गैंग के साथ आर्थिक साम्राज्य को शाइस्ता ही संभाल रही थी। इसका सबूत भारत 24 के पास है। सौलत हनीफ के जरिए भी शाइस्ता ने हवाला के पैसे को इधर उधर भेजा था। अतीक के काले साम्राज्य को शाइस्ता ही चलाती थी, वही पैसों का लेन देन करती थी, वसूली करती थी। उमेश पाल के मर्डर से पहले उसी ने शूटर्स को पैसे दिए थे। 100 रुपए की नोट से यह हवाला कारोबार शुरू होता था। वही चकिया में मिले खून के धब्बों की एफएसएल रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसके मुताबिक चकिया में अतीक के दफ्तर से मिले थे खून के धब्बे। इंसानी खून के ये धब्बे थे। क्या चकिया के दफ्तर में हुई हत्या खून के धब्बे इंसानी खून के हैं? आखिर ये खून किसका है? चकिया के दफ्तर में चाकू और खून से सना दुपट्टा मिला था। खुलासा ये भी हुआ कि उमर और असद दोनों की मुलाकातें लखनऊ जेल में हुई थी। यहाँ दोनों के बीच उमेश पाल के मर्डर को लेकर बातचीत हुई थी। इसी के बाद शाइस्ता और असद ने शूटर्स के साथ 23 फरवरी को मुलाकात की थी, यानी कि मीटिंग की थी। तो अतीक और अशरफ की मेडिकल रिपोर्ट में ये भी पता चला कि 14 अप्रैल को दोनों पूरी तरह से फिट थे। इसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं थी। 14 अप्रैल को रात में किए गए मेडिकल टेस्ट के मुताबिक अतीक अहमद का ब्लड प्रेशर 120/86 था, जो कि सामान्य होता है। पल्स रेट 98 थी, जो कि सामान्य थी। ऑक्सीजन लेवल भी 96% था, जो कि सामान्य श्रेणी में आता है। इसके अलावा उसके शरीर पर कोई भी ताजे चोट के निशान नहीं थे।
इसके अलावा अशरफ की मेडिकल रिपोर्ट भी 14 अप्रैल के मुताबिक सामान्य नजर आती है। अशरफ का ब्लड प्रेशर 120/78 था, पल्स रेट 88 और ऑक्सीजन लेवल 98% था। इसके अलावा शरीर पर किसी भी तरीके के कोई बाहरी चोट के निशान भी नहीं थे। शाइस्ता का हवाला कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस और एसटीएफ ने अपनी छापेमारी और तेज कर दी है। साथ ही अब पुलिस सौलत हनीफ से भी पूछताछ कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जल्द पूरी हो सकती है नाना पटोले की मुराद। आजकल नाना पटोले ने शरद पवार के खिलाफ खोल रखा मोर्चा। पटोले को लगता एनसीपी के अलग होने से कांग्रेस को होगा फायदा। कांग्रेस आला कमान की सहयोगियों के खिलाफ बयानबाजी न करने की हिदायत, लेकिन शायद पटोले जान चुके कि वे अध्यक्ष पद पर थोड़े दिन के मेहमान और इसीलिए वे सहयोगी दलों को लेकर दे रहे कुछ भी बयान। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दक्षिण भारत पर फोकस। लगातार दक्षिणी राज्यों के दौरे का कर रहे प्रधानमंत्री दौरा। दक्षिण भारत में पार्टी को मजबूत करने पर फोकस। उत्तर पश्चिम और पूर्वी राज्यों में कुछ सीटों पर हो सकता पार्टी को नुकसान और इसकी भरपाई दक्षिण के राज्यों में करने की तैयारी। मोदी ने अप्रैल में किया तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल का दौरा। गृह मंत्री अमित शाह भी कर्नाटक प्रचार के साथ ही तेलंगाना में सक्रिय। आनंद मोहन की रिहाई, मृतक आईएएस का अपमान। बिहार के गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या के आरोपी आनंद मोहन सिंह अभी पैरोल पर बाहर है। नीतीश कुमार सरकार के फैसले के बाद अब आनंद मोहन जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। नीतीश सरकार ने आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की जेल से रिहाई का नोटिफिकेशन जारी किया था। आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीतीश सरकार ने नियम में बड़ा फेरबदल किया। बिहार सरकार ने 10 अप्रैल 2023 को बिहार कारा हस्तक नियम में बदलाव कर दिया था। 2012 के नियम 481 क में संशोधन करके उस वाक्यांश को हटा दिया जिसमें सरकारी सेवक की हत्या को शामिल किया गया था। इस संशोधन के बाद अब ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अपवाद की श्रेणी में नहीं रही, बल्कि यह एक साधारण हत्या मानी गई। इस संशोधन के बाद आनंद मोहन के जेल के निकलने की राह आसान हो गई, क्योंकि सरकारी अफसर की हत्या के मामले में ही आनंद मोहन को सजा हुई थी। गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया 5 दिसंबर 1994 को हाजीपुर से गोपालगंज लौट रहे थे। इस दौरान मुजफ्फरपुर में आनंद मोहन के समर्थक डीएम की गाड़ी को देखते ही उन पर टूट पड़े थे। पहले उन्हें पीटा गया, फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप लगा कि भीड़ को आनंद मोहन ने ही उकसाया था। घटना के 12 साल बाद 2007 में लोअर कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। आजाद भारत में यह पहला मामला था जिसमें एक राजनेता को मौत की सजा दी गई थी। 2008 में हाई कोर्ट ने इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया था।
कॉलेजियम सिस्टम में खामियां फिर भी सबसे बेहतर। मशहूर वकील फली एस नरीमन ने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कहा है कि इनमें खामियां हैं लेकिन अब भी सबसे बेहतर है। फली नरीमन ने यह टिप्पणी ऐसे वक्त में की है जब कॉलेजियम को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तकरार जैसी स्थिति है। कानून मंत्री लगातार कॉलेजियम की जगह एनजेएसी की वकालत कर रहे हैं। नरीमन के मुताबिक तमाम खराब व्यवस्था में ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। फली एस नरीमन साल 1993 में मशहूर द सेकंड जजेस केस के वकील थे। इस केस को उन्होंने जीता भी था। इस केस के बाद कॉलेजियम सिस्टम लाया गया था। हालांकि उन्होंने इस जीत पर खेद जताया था। नरीमन ने अपनी किताब बिफोर मेमोरी फेड्स में इस बात का जिक्र किया है। मैंने कभी खुद कहा था कि जज को ही जज की तरह नियुक्ति नहीं करनी चाहिए। एनजेएसी के मुकाबले कॉलेजियम सिस्टम ज्यादा बेहतर है। क्या मध्य प्रदेश में सिर्फ शिवराज राष्ट्रीय स्तर के नेता? मध्य प्रदेश भाजपा और कांग्रेस में राष्ट्रीय नेताओं की भरमार। कर्नाटक चुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर चर्चाएं। कर्नाटक चुनाव के लिए दोनों दलों ने जारी की 40-40 स्टार प्रचारकों की सूची। भाजपा की सूची में एकमात्र नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। क्या मध्य प्रदेश में सिर्फ शिवराज की राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं? हालांकि केंद्र सरकार में कई मंत्री मध्य प्रदेश के भाजपा सांसद नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्र में मंत्री। कांग्रेस में भी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज। दोनों कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे। हाल के 6 साल छोड़कर कमलनाथ ने सिर्फ केंद्र की राजनीति की। इसके बावजूद शिवराज के अलावा कोई नहीं बना कर्नाटक में स्टार प्रचारक। क्या दोनों दलों का नेतृत्व सिर्फ शिवराज को ही मानता? वोट कमा दो। इसीलिए कर्नाटक चुनाव में शिवराज एमपी से अकेले स्टार प्रचारक। अन्ना वीपी सिंह, पूर्व पीएम वीपी सिंह इन दिनों यूपी से ज्यादा तमिलनाडु में फेमस। तमिलनाडु में बन रही पूर्व पीएम वीपी सिंह की प्रतिमा। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने किया प्रतिमा बनाने का ऐलान। अब द्रविड़ भूमि पर हिंदी भाषी वीपी सिंह के सियासी मायने क्या हैं? जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। एमके स्टालिन के सामाजिक न्याय की मुहिम चलाने के संकेत, जिसके लिए वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण चेन्नई में उपयोगी संकेत। वीपी सिंह से पहले बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा आंध्र प्रदेश से पहले से। स्टालिन के फैसले से विरोधी खेमे में खुशी की लहर। डीएमके का द्रविड़ कार्ड कमजोर पड़ने से खुशी की लहर। हालांकि तमिलनाडु में हमेशा चलता रहा है आरक्षण कार्ड।